हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अमृत सचार शो। आज का एपिसोड उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में अपनी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और मेरे साथ है कृष्णा गुप्ता, जिन्होंने लास्ट ईयर आईएससी बोर्ड में 94% स्कोर किया। और आज वो अपनी पूरी जर्नी, स्ट्रैटेजीज, मिस्टेक्स और एग्जाम डे माइंडसेट शेयर करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू लिसन टिल द वेरी एंड। हेलो कृष्णा, वेलकम टू द शो। हेलो भैया। तो कृष्णा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम एग्जाम टाइम में फ्लो के साथ पढ़ते थे या फिर तुम्हारा स्टडी टाइमिंग्स फिक्स्ड होती थी? मेरा ऐसा कुछ ऐसा था नहीं। मैं फ्लो के साथ नहीं पढ़ता था कि मेरा जब मन होता था मैं तब पढ़ता था, और जैसे ही मेरा मन खत्म हो जाता था कि मेरा मन लग नहीं रहा है पढ़ाई पे, तो मैं अपना खेलने कूदने लगता था। फिर उसके बाद में जैसे फिर अगर लगता था कि अब मेरा सिलेबस पीछे हो रहा है तो मैं दोबारा पढ़ने लगता था। ओके। तो मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि जैसे तुमने बताया कि जब जैसे ही तुम्हारा मन नहीं हुआ पढ़ने का तो तुम ब्रेक ले लेते थे, तो वो ब्रेक कितने मिनट्स का या फिर कितनी देर का हुआ करता था? मैक्स टू मैक्स वो 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए हो जाता था, कि जैसे कि हमने खाना खाने के लिए मैंने मम्मी ने बुला लिया, दीदी ने बुला दिया, किसी काम के लिए बुला लेती हैं तो मैं मुझे जाना भी पड़ता था, और वैसे मुझे ब्रेक भी मिल जाता था। और थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे मुझे अलग से वो मिल जाता था। हाँ, एक फ्रेश फीलिंग आने लगती है जब आप लगातार पढ़ रहे होते हैं, तो एक फ्रेश फीलिंग जरूरी होती है वापस से फोकस के साथ पढ़ाई करने के लिए। ये वही मिल जाता। ओके। तो अब मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि तुम मॉक टेस्ट किस तरह से लगाते थे और अपनी मिस्टेक्स को कैसे एनालाइज करते थे? ये मेरे जर्नी का बहुत अहम पार्ट था। मैंने इसको स्टार्ट किया था नवंबर के एंडिंग में, जब मेरे प्रीलिम्स खत्म हो गए थे। जैसे मेरे प्रीलिम्स खत्म हो गए थे और मुझे पता था कि स्कूल में ज़्यादा कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि एनुअल फंक्शन चलने लगा था, जिसकी वजह से मैंने स्कूल को थोड़ा रिलैक्स में दिया। लेकिन इतना भी नहीं किया था कि बिल्कुल स्कूल जाता नहीं था, क्योंकि इससे डिसिप्लिन मेरा ब्रेक हो जाता। अगर डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता था तो पढ़ाई पे मन नहीं लगने लगता था। और पढ़ाई पढ़ाई पे अगर मन नहीं रखता था तो फिर मैं दोबारा स्कूल चला जाता था। मतलब कि जैसे कोई, वैसे स्कूल में कोई आता नहीं था तो मुझे मैं पीछे वाली बेंच में बैठ के आराम से अपना पढ़ता था। कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं था उस समय, और आखिरी के दिसंबर और नवंबर के मंथ में ज़्यादा कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं है। फिर जैसे फ्री टाइम होता था तो टीचर्स फ्री भी रहते थे, जो हमारे डाउट क्लियर भी कर देते थे बहुत। तो उनसे इंटरेक्शन भी बढ़ जाती थी और डाउट क्लियरेंस भी बढ़ जाता था, और जिससे हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। और जैसे कि इलस्ट्रेशंस जो होते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से जैसे कि क्लास में कुछ नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा उसको समझ सकता था। पर्सनली समझने में थोड़ा अच्छा रहता है। मैं कोई डाउट पूछता हूँ तो तुरंत सर बताते हैं कि ये क्लियर पॉइंट है, ये ना सोचो, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। ओके। तो ये बात हो गई, तुम अपना पर्सनली टीचर के पास जाके अपने डाउट क्लियर करते थे। लाइक तुमने अगर मॉक टेस्ट कोई लगाया तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होते हैं जो तुम्हें नहीं आते हैं या फिर कुछ पार्शली आ रहे होते हैं। तो उनको किस तरह से डील करते थे? उनके लिए क्या तुमने कुछ अलग स्ट्रैटेजी बनाई थी या फिर उनको अलग से लिख के या किसी और तरह से प्रैक्टिस करते थे क्या? मैंने उनको पहले उसको अगर मुझसे ये पहली बार नहीं हो पा रहे तो मैं उसको डेस्परेटली एक बार अपने आप से करने का सोचता था। लेकिन 15 मिनट के बाद मैं सोचता था कि पहले मैं सीख लूं, फिर उससे अच्छे से आगे जो जब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको अच्छे से कर लेता था। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन मतलब हमसे नहीं बन पा रहा है तो मैं या तो उसको होल्ड पे रख देता था, टीचर से पूछ लेता था, या तो मैं एक नोटबुक में टिक लगा देता था बिल्कुल, कि आखिरी में जब रिवीजन लेंगे तब सारे क्वेश्चन नहीं करता था। जो मैंने मार्क किए हैं जो एक बार में नहीं बने, वो दूसरी बार में जब मैंने करा तब मुझसे बन जाता था। लेकिन जैसे कि अगर तीसरी बार भी नहीं बना, चौथी बार भी नहीं बना, तो हमारे मेरे जो कली मतलब दोस्त हैं, तो मैं उनसे मदद ले लेता था। मुझे याद है कि मैंने लास्ट में दिसंबर में मैंने एक दोस्त को पकड़ लिया था, कि जैसे उसको भी कुछ नहीं आता था, मुझे भी कुछ नहीं आता था। तो मैंने उसको, कार्तिकेय नाम है उसका, मैंने उसको पीछे बैक बेंच मतलब पीछे वाली सीट में बैठा के मैं भी मैथ का सॉल्व करता था, वो भी मैथ का सॉल्व करता था। उसको कुछ नहीं आता था तो मैं उसको बताता था, और उसको नहीं आता था तो मैं बताता था। वो मेरे लिए टीचर था, वो मेरे लिए। उसका भी रोल नंबर आगे था, मेरा पीछे था।
मुझे याद है कि उसकी वजह से मेरी मैथ ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता था, तो मेरी मुझे इंग्लिश प्रिंसिपल मैम पढ़ाती थी, जो कि हमेशा बिजी रहती थी, लेकिन हमारे मेरे लिए और बच्चों के लिए बहुत फ्री टाइम निकाल लेती थी। तो हम मुझे पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं फील हुई, लेकिन मैं पूछ लेता था उनसे, और वो मैं मुझे बता भी देती थी। इतना मतलब इंग्लिश को एक हिंदी के फ्लेवर में पढ़ाती थी, जिससे कि फील आ जाती। हम्म। ओके। तो तुमने एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूला शीट्स या रिवीजन शीट्स तैयार करी थी क्या? ये मैंने मुझे ये सब नहीं मालूम था कि ये फॉर्मूला शीट्स ये सब बनानी होती है। मेरा पीछे बायो वाला दोस्त है, उसके उसने मुझे बताया इतने सारे एक पॉइंट्स होते हैं, तो उसको एक शीट में लिख लिया करो, क्योंकि मेरी इतनी रिटेंशन पावर नहीं थी। तो उसने मुझे बताया था कि A4 शीट लिया करो, उसको एक एक डिवाइड कर लिया करो, जैसे इंग्लिश में होता है। उसको मैंने इंग्लिश ही में उसमें ज़्यादा लिया था कि एक तरफ थीम लिख दी थी, और एक तरफ मैंने उसके कैरेक्टर्स और क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या अचीवमेंट मिली है, और क्या मेन चीज़ है। जैसे मैकबेथ में फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ये सब चीज़ें उसको हाइलाइट की जाती है। और बाकी चीज़ें वो ज़्यादा नहीं देखता टीचर, जो चीज़ तुम हाइलाइट करते हो उसी को ज़्यादा देखता है। अगर उस पे नंबर मिल गया तो समझो तुम्हारे सारे नंबर आ गए। ओके। तो तुमने इंग्लिश के लिए बताया, तो अब मैं चाहूंगा कि इसी तरह तुम अपने मैथ्स की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बताओ, और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए तुम क्या क्या करते थे मैथ्स में? मैथ्स में मैं पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल करता था, अगर मुझसे नहीं हो रहे हैं तो मैं उसको एक बार मार्क लगा देता था। अगर उसके बाद दोबारा मैं करने जाता था रिवीजन के लिए, तो मैं मार्क वाले क्वेश्चन करता था, और फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे जाता था। जो एक्सरसाइज में मुझे जो इजी इजी लगते, तो मैं वो उसे छोड़ देता था। जो आखिरी के होते हैं वो सबसे डिफिकल्ट होते हैं, तो मैं पहले नीचे से स्टार्ट करता था। नीचे से स्टार्ट करने से ये होता है कि जो हैबिचुअल हो जाते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है कर लेंगे आगे आगे। फिर उसके अगर नहीं आता था, तो मेरा दोस्त था ही, तो मैं उससे ही से पूछ लेता था। ओके। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ तुमने बताई कि तुम डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस खासकर करते थे और लास्ट से स्टार्ट करते थे, जहाँ पे डिफिकल्टी लेवल एकदम मैक्स पे होता है। तो एक तरह से ये भी हो जाता है कि अगर आप डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो इजी वाले तो आप आसानी से कर ही लेंगे। हम्म। और इसके लिए मैंने एक फार्मूला शीट बनाई थी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले को याद ही करने पड़ते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा एक कोड बेस में होता है। जैसे कि टेन थीटा का ये फार्मूला है, तो फिर साइन थीटा के साथ मिल के सकता है, और कॉस थीटा के साथ ये सब सब कुछ एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। इस वजह से मैं एक ही जगह पर लिख देता था, तो फिर सब जगह एक ही में मुझे पता चल जाता इसमें ये डिफरेंस है, तो इसमें इसमें ध्यान देना है, इसमें प्लस माइनस का इसमें ध्यान देना। ग्राफ में भी इसमें हमें ग्राफ में दोनों का मिक्सअप रहता था, तो मैंने 2 ग्राफ बनाए थे, और उसके नीचे सारे ग्राफ के एक बार सिंपल उसी के डिक्टो बना दिए थे, जिससे कि वो एक इमेज बन जाती है। जब खुद से हाथ से बनाते हैं, तो एक बार माइंड पे एक ब्लूप्रिंट लग जाता है कि जावा की लग जाता है कि बाद में रिटेंशन हो जाए। बिल्कुल, अगर हम एक बार लिख लेते हैं तो काफ़ी हाई चांस होता है कि जब हमें नीड पड़ेगी एग्ज़ाम के टाइम में तो हम वो चीज़ को रिकॉल कर पाएँगे। और सिमिलरली अगर किसी ने अपनी रिवीजन शीट या फिर फ़ॉर्मूला की शीट रेडी करी है, तो अगर आप उसको बार-बार, डेली-डेली पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम टाइम में वो एक फ्लैश सा करता है वो, कि एक सामने ऐसा कागज़ सा आता है, वो आपको याद आता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ था, इसका ये फ़ॉर्मूला था, इसका ये फ़ॉर्मूला था। तो इस तरह की शीट्स आप जितनी जल्दी बना लेंगे और जितनी टाइम से आप उसको रीड करेंगे, उसको देखेंगे, उतना ज़्यादा देगा। इसका फ़ायदा मिला था, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स में जब पेपर दिया था, तो मुझे इंग्लिश में जैसे मैंने पेपर देने गया था, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे आँख के आगे के बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? मैंने प्रिंसिपल मैम को भी बुलाया था कि मैं कैसे करूँ? मैम बता दीजिए, मैम लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैम ने बोला कि तुम्हें क्या हो गया? पहले तो तुम आंसर दे देते थे, अब क्या हो रहा है? हमने कहा मैम मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है। उसके मैम ने बोला तो तुम प्रेशराइज़ हो गए हो। तो मैंने बोला मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम मेरा उस समय प्रीलिम्स में मैं मेरे जस्ट पास हो गए थे, लेकिन उसके बाद वाले पेपर में मैम बहुत नर्वस थी कि
बच्चा कैसे कर लेगा। तो मैम वो जी को फोकस करके कैमरा देख रही थी। मैम कह रही थी कि मैं तुम्ही को देख रही थी, तुम्हें पता नहीं, तुम अजीब से रिएक्ट कर रहे थे। मैंने कहा मैम अब समझ में आ गया कि कैसे डील करा जाता है, मैम प्रेशर में थे तो उस वजह से आया नहीं। लेकिन जैसे तुम अपने हाथ से लिखते हो ना, तो फिर अपने मन से हाथ चलने लगते हैं। वो तुम्हें ध्यान नहीं देना पड़ता है कि क्या लिखें क्या, वो अपने मन से अंदर से आ जाता है। एक बार बस लिखना होना चाहिए कि तुमने लिखा है, रफ में लिखो चाहे फेयर में लिखो, लेकिन लिखा होना चाहिए तुमने अपने हाथ से। क्योंकि बुक इस लैंग्वेज आंखों पे छपती है, और अगर तुमने लिख दिया तो हाथों पे छपती है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ और मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चों के माइंड में ये चीज़ चल रही होती है कि प्री बोर्ड्स देने का क्या ही फ़ायदा है। काफ़ी बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, जो जैसा कि तुमने बताया कि प्री बोर्ड में जब तुमने वो प्रेशर फ़ील किया, तो तुमने घर आके उसको सोचा कि क्या चीज़ थी जिसकी वज़ह से मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था या अच्छा परफ़ॉर्म उस मोमेंट पे नहीं कर पा रहा था। तो वही सेम चीज़ अगर तुमने प्री बोर्ड स्किप कर दिए होते और डायरेक्ट बोर्ड्स के हॉल में बैठे होते, तो सेम चीज़ वहाँ पर भी तुम्हें फ़ील होती और तुम वहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म ना कर पाते। तो प्री बोर्ड आपको एकदम एग्ज़ाम जैसा फ़ील देने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो स्किप तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने। प्री बोर्ड में ऐसा ही है, लेकिन मैंने प्री बोर्ड में भी थोड़ा सोचा था कि मैं प्री बोर्ड के एक दिन पहले स्पेसिमेन जितने आते हैं तो मैं एक बार टाइम बाउंड मैनर में एक बार स्पेसिमेन पूरा कर लेता था। अगर नहीं होता था तो मैं आंसर देख लेता था, फिर उसके बाद वाले दिन जैसे मैं पेपर देने जाता था तो जितना मैंने किया है और जितने मेरे मिस्टेक थी, मैं रेड पेन से लिख देता था, क्योंकि रेड पेन में आंखों को हाईलाइट करती, क्योंकि हमने लोग बचपन से टीचर्स के रेड पेन देख लेके आंखों पे जलन होती थी कि ये अच्छा ये मेरी गलती है। तो इस वजह से मैं उसी को हाईलाइट करने के लिए रेड पेन का यूज़ करता था, और वो मुझे पता है कि आखिरी के समय मुझे बहुत हेल्प करा। तो अब सिमिलरली फिज़िक्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, खासकर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स के लिए? फिजिक्स के लिए मुझे ये बताना है कि जैसे खूब सारी डेरिवेशन है तो उसको एक पेज में लिख दो, कौन कौन सी डेरिवेशन है, जैसे लेंस फार्मूला ये सब, लेकिन एक पेज में लिख दो। फिर उसके बाद जैसे तुम अगर सारे लिख गए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 है, फिर उसको एक रफ नोटबुक लो, उसको लिख बनाओ, हाथ से बनाओ, अगर नहीं आ रहा है तो देख के बनाओ, फिर दोबारा बनाओ। तो दूसरे या तीसरे टाइम में खुद ही तुम बनाने लगोगे। आज से तुम्हें आने लगेगा कि हाँ, तुमको आने लगा है, कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छा तुमसे डायग्राम बनने लगा है, और जैसे सर बनाते थे तुमको अच्छा लगेगा अंदर से कि हाँ, अब हमसे भी बनने लगा है, अब मैं भी टीचर जैसा बनूँगा। तो अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगता है, और अपने मन से डायग्राम अच्छे-अच्छे बनने लगते हैं। और डायग्राम अच्छे बनते हैं तो टीचर पे एक इम्प्रेशन आता है कि अच्छा हाँ, बच्चे को आता होगा, तभी। तो पहले इमेज बनानी चाहिए, फिर उसके बाद जितने कंटेंट है उसकी डेरिवेशन लिखनी चाहिए। और ऊपर एक बड़े से बॉक्स में जिस चीज़ की डेरिवेशन कर रहा है, जैसे लेंस फार्मूला है, तो उसको एक बार हाइलाइट कर देना चाहिए कि यहाँ पे लेंस फार्मूला है, तो ब्लैक पेन से या कुछ किसी चीज़ से बना देना चाहिए। और ब्लैक पेन की बात चल रही है तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ब्लैक ही पेन यूज़ किया है, क्योंकि ब्लू पेन ऐसा लगता है कि उसको देखते रहते तो वो अंदर याद नहीं हो पाता था। तो ब्लैक पेन ऐसा होता है कि बिल्कुल अच्छा वो कुछ है, कुछ बड़ा-सा, कुछ मोटा-सा कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे आँखों में अच्छे से आ जाता था। और मिस्टेक के लिए मैं रेड पेन यूज़ करता था। ओके। तो फिज़िक्स का सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है, तो चैप्टर वाइज़ लेके तुम्हारा क्या स्ट्रैटेजी थी? चैप्टर वाइज़ किस तरह से चैप्टर्स को प्रिपेयर किया था तुमने? प्रिपरेशन टाइम पे तो पार्ट 1 से स्टार्ट करके पार्ट 2 पे जाना चाहिए। लेकिन जब रिवीजन कर रहे हो तब तुम्हें पीछे से चलना चाहिए, क्योंकि पीछे वाला पार्ट बहुत ही आता है। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये सबसे स्कोरिंग मार्क्स हैं, चैप्टर्स हैं। उसको अगर तुमने 2-3 बार कर लिया तो उसके ज़्यादा वेटेज है। और लेकिन अगर तुमने वो न्यूमेरिकल बेस्ड वाले पार्ट 1 में है तो उसको तुम ज़्यादा देख भी लोगे, फ़ॉर्मूला देख भी लोगे तो वहाँ बना लोगे, क्योंकि उस टाइप के अलग ही आएँगे। और उस रे ऑप्टिक्स और इसमें खाली इमेज बनानी होती है, इमेज की डिस्टेंस से ये फ़ॉर्मूले से सब कुछ चल जाता है। और लिक और सेमीकंडक्टर में जैसे कि न्यूक्लियर फिज़न में कंडक्टर, ये सब में वैरायटी इतनी नहीं है, जितनी पार्ट 1 में रोटेशन को मिला देते हैं, क्लास 11 को मिला देते हैं, उसमें इतना नहीं है। तो हमें पहले पार्ट 2 को छूना चाहिए, फिर उसके बाद पार्ट 1 में।
रिवीजन के समय। ओके, तो केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। तो केमिस्ट्री के लिए तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप क्या प्लान था? मेरा प्लान था कि मैंने पहले पीछे से स्टार्ट किया था, जैसे कि पहले ऑर्गेनिक कर ली थी, फिर उसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक की थी, फिर मैंने फिजिकल की थी, और जैसे ही मैंने फिजिकल कर ली फिर मैंने ऑर्गेनिक की थी, फिर उसके बाद मुझे लगता था कि फिजिकल मैं भूल रहा हूँ, फिर मैंने एक फिर से इनऑर्गेनिक की, फिर आखिरी के समय मैंने फिजिकल की थी, क्योंकि फिजिकल में मुझे पता था कि मैं फार्मूला भूलूंगा और कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, और मैं कैलकुलेटर नहीं यूज़ करता था, क्योंकि उससे की एक्यूरेसी बढ़ जाती थी, और कैलकुलेटर यूज़ करने से हम लोग को अंदर से एक होता था कि कैलकुलेटर है, बच ही जाएँगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। कैलकुलेटर से हमें इतना स्टिक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतनी स्मॉल स्मॉल मिस कैलकुलेशन होती है जिसको हाथ से भी कर सकते थे, कि मतलब इतनी हार्ड नहीं होती हैं कि बिल्कुल अजीब-सी आ रही हो 9.8, क्योंकि ग्रेविटी को 10 ही मानेंगे, और अंडर रूट में अच्छी ही वैल्यू आएगी। और अगर ज़्यादा गंदी वैल्यू आती है तो वो खाली न्यूक्लियर पार्ट में आती हैं, जो 2.222 0 पॉइंट समथिंग उसी में यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके क्वेश्चन कम भी आते हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि बच्चे इतनी मतलब प्रेशर में नहीं कर पाएँगे। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में हमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं जिसमें लंबी या लेंथी कैलकुलेशन हो, जिसमें बहुत ही पॉइंट के बाद काफ़ी लंबी सी वैल्यू जा रही हो। मोस्टली क्वेश्चन इस तरह का होते हैं कि आप इज़िली सॉल्व कर लें। तो अब कृष्णा, मैं तुमसे जानना चाहूँगा, क्या तुम सोशल मीडिया को यूज़ करते थे अपने बोर्ड्स के टाइम पे? मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि मुझे रिवीज़न के समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? मुझे भी ऐसे देखना पड़ रहा था कि मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ? मेरे टीचर्स में मतलब बता भी रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ? मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल देखे थे, जैसे स्टडी विद सुधीर, बैक बेंचर अकेडमी, एम्पलीफाई लर्निंग। मुझे ये सब हेल्पफुल करे थे, ये भी मेरे दोस्त ने बताए थे आखिरी के 2-3 मंथ में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बता मुझे ब मेरे से टेंशन बिल्कुल दिखती थी कि मैं टेंशन में हूँ, मुझे हो नहीं पा रहा है। तो मेरे दोस्त हेल्प करते थे कि अच्छा तुम्हें नहीं मालूम है, मैं तुमको बताता हूँ कि ये करो। उसके हेल्प करने से मुझे ज़्यादा मिला। उसने जैसे कंप्यूटर मैंने ली है, तो कंप्यूटर में मुझे कोडिंग करनी पड़ती थी, तो मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना पड़ा था। जिसे मैंने एआई से यूज़ किया था, जेमिनी मैंने यूज़ किया था, कोपायलट यूज़ किया था, जिससे कि अगर मेरे कोड में कोई दिक्कत आती थी तो वो खुद ही बता देता यहाँ पे दिक्कत है और तुम क्या गलत सोच रहे हो। रिकर्सिव फंक्शन ये सब, रिकर्सिव फंक्शन ज़्यादा मुझे यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि उसमें रिकर्सिव ही ज़्यादा आते हैं कंप्यूटर में, और रिकर्सिव सोचने से उससे डेवलपमेंट होती है माइंड की, कि अगर आगे से सोच रहे हो तो पीछे से भी सोचना पड़ता है उसमें, कि बैक लूपिंग, ये स्टॉपेज, जिससे कि मैथ भी तुम्हारी इम्प्रूव होगी और फिजिक्स भी। इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस भी ली थी, कि समझा था कि कंप्यूटर साइंस से मेरी मैथ भी अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स भी अच्छी हो जाएगी। मैं जानता था कि ये होगा, तो मैंने इससे दोनों को मेंटेन कर लिया। ओके। नाउ मैं पूछना चाहूँगा कि तुम सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम, क्या इनका भी यूज़ करते थे? इनका नहीं यूज़ करता था। मैं मुझे मुझसे कहा जाता था कि ये सब यूज़ करो, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब अपना ही प्रॉफ़िट देखते हैं, हमारा कोई प्रॉफ़िट ही नहीं है। इसमें जिसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, तो मैं उसका यूज़ ही नहीं करता। ओके, ओके। तो लाइक एग्ज़ाम्स के बीच में हमें कुछ गैप मिलता है, तो उन गैप में तुम किस तरह से पढ़ाई करते थे? उन गैप को किस तरह से यूटिलाइज़ करते थे? जैसे आज के दिन पेपर हुआ, तो मैं जैसे पेपर से आ गया, तो मैं पहले सोता था। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सोने से एक में माइंड को रिफ्रेशमेंट भी मिल जाती थी, और जितनी चीज़ें तुमने पढ़ी हैं, तो वो एक रिसर्च में बताया गया है कि अगर तुम सो रहे हो, तो तुम्हारे जो तुमने जो पढ़ा है, उसको एक टेम्परेरी सेल से लेकर परमानेंट पे जाया जाता है। उसमें एक 8 घंटे से 9 घंटे लग जाते थे। तो इस वज़ह से मैं सोता जाता था, तो उससे मेरी रिटेंशन पावर बढ़ी है। तो मैं अगर नहीं सो पाता था, तो फिर मुझे अगले पेपर में मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी। लेकिन मैं जब सो जाता था, आराम से कर लेता था, तो मैं रिवीज़न जितने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो मैंने उसी को
देख देख के करा था, और जितने रिवीजन नोट्स है मैंने लिखा कुछ नहीं था, आंखों से देख के गया था। और आखिरी के सुबह के समय 11 जैसे 10 बज जाते थे, मैंने रिवीजन शॉर्ट नोट्स मैंने नीचे रख देता था और बिल्कुल अपने आँखों में बंद कर लेता था, वही बार-बार रिकॉल करते करता रहता था। और जैसे ही स्कूल में जाता था, तो मैं किसी से बात नहीं करता था, जिससे कि मुझे लगा था कि अगर मैं बात करूँगा, तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। और अगर मैं बात करता, तो मैं मुझसे अगर कोई दूसरा कोई कुछ बात करता, तो फिर दूसरे की बात चलने लगती कि ये कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन वो आता भी है, तो फिर क्या कर लेंगे? आना है तो करेंगे ही। तो इससे हम लोगों को अंदर से टेम्पटेशन हो जाती थी कि अच्छा ये आएगा, तो वो मैं बंद कर लेता। बिल्कुल, एग्ज़ाम के जस्ट पहले अवॉइड ही करना चाहिए हमें किसी से भी बात करने का। लाइक हो सकता है वो कुछ और पढ़ के आया वो या फिर वो कुछ नहीं पढ़ के आया और वो उस टाइम आके बोलेगा यार मैं तो ये पढ़ के ही नहीं आया हूँ। फिर वही चीज़ आपके माइंड में भी चलने लगती है कि यार ये मेरे से मिस हो गया, ये मिस हो गया, कहीं ये आ ना जाए। तो आपको एक बार आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए, फिर स्कूल में पहुँच गए एग्ज़ाम देने के लिए, तो हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस और एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। तुमको ज़्यादा ही तुमको लगता है कि तुमसे मतलब इतना प्रेशर नहीं झेला जा रहा है, तो मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे लग रहा था कि प्रेशर नहीं झेला पा रहा। लेकिन मैंने एक वीडियो में देखा था, अलग सर की थी, जिन्होंने बताया था कि अगर तुमको ज़्यादा लग रहा है, तो तुम पहले इलेक्ट्रॉल लेके जाओ और वहाँ पे खूब पानी पियो। इतना भी मतलब पानी पीते रहो, क्योंकि पानी जैसे-जैसे तुम्हारे गले के नीचे जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुम्हारा। और जैसे मतलब अ, जैसे पानी अंदर जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इससे हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती है कि अच्छा अब मैं कर सकता हूँ। तो मैं पानी भी ज़्यादा पीता था और मैं काम भी कर लेता था उस समय। ओके। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स इस ईयर बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए तुम्हारा एक फाइनल मैसेज क्या होगा? ये फाइनल मैसेज है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे ये पता है कि तुम्हें अपने ऊपर शक है, लेकिन करना तो है ही। या अभी कर लो, या अगर तुम्हारे नंबर कम भी आए, समझ लो तुम्हारे अगर नंबर कम भी आए, तो क्या आगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी कर लोगे, तो आगे का रास्ता साफ, मतलब एक लूप में आ जाओ, मतलब एक नियरेस्ट पॉइंट में आ जाओगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा पास में आ जाएँगे। अगर इसमें भी मेहनत नहीं करोगे, काम चोरी करोगे, तो फिर इसमें भी तुम पीछे रह जाओ। मतलब लगेगा तुमको भी इतना ही समय, लेकिन ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आगे भी मेहनत तुम्हें करनी ही करनी है। मैं अभी करना है तो अभी करो, आगे करनी है तो आगे करो, लेकिन करनी तो तुमको ही पड़ेगी। कोई तुम्हारे लिए आएगा नहीं, तुम्हारे लिए खाली माता ही पिता है। कोई टीचर, कोई कोई कुछ नहीं है, खाली तुम और तुम्हारे माता-पिता, बस। ऑलराइट कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, स्पेशली तुम्हारा लास्ट का फाइनल मैसेज। आई एम श्योर ये एपिसोड इस ईयर के बोर्ड्स स्टूडेंट को हेल्प करेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और क्लास ट्वेल्थ रिलेटेड कन्वर्सेशंस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।